Hello everyone, I am Pooja Raut and welcome back to CUET by Ada24। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा मनी और बैंकिंग का जो चैप्टर है इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। यानी ये हमारा मनी और बैंकिंग का वन शॉट है। पूरे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मनी और बैंकिंग का ये वाला सेशन। ओके, स्टार्ट कर देंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कौन सा सिस्टम है जहां गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है। ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम कहेंगे। यानी डायरेक्टली एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा एक्सचेंज हमारा बार्टर सिस्टम होता है। जिस इकोनॉमी में ये एक्सचेंज होता है उसको बार्टर इकोनॉमी कहा जाता है और इसको C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है। C2C इकोनॉमी का मतलब है C यहाँ पे स्टैंड करता है कमोडिटी, यानी ऐसी इकोनॉमी जहां कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। वो सिस्टम कौन सा हो गया, वो इकोनॉमी कौन सी होगी, बार्टर इकोनॉमी। अच्छा, बार्टर इकोनॉमी के लिए या बार्टर सिस्टम के लिए एक चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो चीज क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यानी कि दो पर्सन है, दोनों की जो बॉन्ड्स है ना। मान लो सपोज दैट ये वाला जो पर्सन है ये ए है और ये जो है वो बी है। ए की जो बॉन्ड्स है, भाई ए को जो प्रोडक्ट चाहिए वो बी के पास होना चाहिए और बी को जो प्रोडक्ट चाहिए वो ए के पास होना चाहिए। दोनों के पास, दोनों की जो बॉन्ड्स हैं वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, दोनों के पास सेम प्रोडक्ट होने चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर ले। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स जो है वो जन्म देती है बार्टर सिस्टम को। आइए अब हम बात करेंगे कि बार्टर सिस्टम की क्या कमियां थी जिसकी वजह से मनी जो है हमारे सिस्टम में आया, हमारी इकोनॉमी। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। जरूरी नहीं है कि हर बार, हर दिन, हर टाइम हमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड दी जाए। बहुत बार देखो हर एक पर्सन की अलग अलग बॉन्ड्स होती है और हर एक पर्सन के पास जो आइटम्स होते हैं वो भी अलग होते हैं, है ना। तो हमेशा डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मैच हो जाए ये जरूरी भी है ना। जैसे सपोज दैट मेरे पास पटेटो है, मेरे फ्रेंड्स के पास मैंगो है। मुझे मैंगो चाहिए पर मेरे फ्रेंड को पटेटो नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में हम लोग एक्सचेंज कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। देखो बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में, जैसे वीट का प्रोडक्शन होता है, ऑयल का प्रोडक्शन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना। कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग यूनिट में मेजर करते हैं। अब इन सब का मेजरमेंट यूनिट अलग है। जैसे अगर हम बात करें वीट को तो उसको केजी में मेजर करते हैं, मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं। सबका मेजरमेंट यूनिट अलग अलग है। जब सबका मेजरमेंट यूनिट अलग है तो हम लोग किस बेसिस पे यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है ही नहीं, है ना। कभी हमने 5 किलो दूध देकर कुछ फ्रूट्स खरीद लिए, कभी हमने 10 किलो दूध देकर कुछ फ्रूट्स खरीद लिए, है ना। कोई कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी, तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू ना होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होने लग गया था, है ना। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, अगर हमें फ्यूचर पेमेंट करना है और इसके लिए हमने कोई गुड्स और सर्विसेज रख रखी है तो फ्यूचर में उन गुड्स और सर्विसेज से फ्यूचर पेमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि जो गुड्स होते थे ज्यादातर वो क्या होते थे, पेरिसेबल इन नेचर होते थे, है ना। जैसे पटेटो हो गए, राइस हो गए। इन गुड्स को, जैसे सपोज दैट मैंने ये गुड्स लिए, पेरिसेबल गुड्स लिए, इनको मैंने जो दूसरा पर्सन है उसको कहा कि मैं आपको 2 महीने बाद आपको पे कर दूंगी, आपको दे दूंगी ये गुड्स। तो वो 2 महीने में वो जो पटेटो है या टमेटो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, है ना। टाइम ऑफ रीपेमेंट के टाइम में वो एग्जैक्टली सेम क्वालिटी के नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब उसको पे करा जाता है स्पेसिफिक अमाउंट में भी पे नहीं कर सकते, जितने लिए थे उतने भी पे नहीं कर सकते, है ना। तो रीपेमेंट के टाइम बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था। इसके अलावा उसकी जो वैल्यू थी गुड्स की वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाती थी, लॉस हो जाती। तो इसलिए फ्यूचर के लिए पेमेंट करना बहुत ही भारी काम हो जाता। इसके अलावा इसकी जो वैल्यू है हम लोग स्टोर भी नहीं कर सकते थे, लोग इसको स्टोर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गुड्स होते थे। गुड्स को जो है स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता था क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती और इनको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम्स और एफर्ट लगता। तो ये सारे चारों क्या है बच्चा, लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम। और यही लिमिटेशन जो है मनी की क्या बन गए, फंक्शंस। मनी क्या है, मनी इज एनीथिंग विच जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, ऑफ वैल्यू एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी एक ऐसा आइटम है ना। मनी को आइटम ही समझो आप। मनी एक ऐसा आइटम है जिसको, भाई मनी कौन करता है ना। मनी अगर कहें कि मनी कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको कहते कि ये आज से मनी है तो वो मनी हो जाएगा। अब मनी का जनरली काम क्या है, जनरली अगर कुछ भी गुड्स का एक्सचेंज करना है, गुड्स और सर्विसेज का, है ना, तो एज अ जर्नली हर पर्सन, कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता।
जैसे सपोज दैट मैं हूँ, मुझे कोई शर्ट पसंद आई, मैंने उस शर्ट को खरीदा, बदले में मैंने 500 रुपीज। अब वो जो अगला पर्सन है वो मुझे ये थोड़ी ना कहेगा नहीं नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए, आप हमें 2 किलो राइस दे दो, नहीं कहेगा। आज के सिस्टम में सारा का सारा मनी से ही क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो मनी ऐसा है कि जर्नली जो सब में एक्सेप्टेबल हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, से हम लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सके। मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। आज हम लोग कोई भी गुड्स खरीदने जाते हैं, उसकी वैल्यू कैसे मेजर करते हैं? जैसे सपोज दैट मैं इस फोन को खरीदने चली गई, 1 यूनिट है ये, है ना, पर पीस के हिसाब से मिलता है, पर इस फोन की वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए। तो मुझे कैसे पता चला? रुपीस किस में आ गया? मनी के फॉर्म में आ गया, मनी के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे गुड्स की वैल्यू जो है वो मेजर कैसे हुई? के फॉर्म में हुई मैम। स्टोर ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यू को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, कॉइन्स को आप देखते हो स्टोर कर सकते हैं और ये खराब भी नहीं होता। इसके अलावा फ्यूचर पेमेंट भी इससे बहुत ईजी। मान लो कि मैंने किसी से 1 लाख रुपए लिए या 1 लाख का गुड्स लिया, मैंने उसको कहा कि भाई मैं 1 साल बाद आपको पैसे लौटा दूंगी, तो मैं मनी के फॉर्म में अगर उनको पे करूंगी तो इजीली ये भी हो जाएगा और कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो। मनी क्या है बच्चा? एनीथिंग जो कि जनरली एक्सेप्टेबल होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पे। ठीक है, मनी में क्या आता है? सबके सब इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक कॉइन्स, करेंसी नोट, चेक्स वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस के क्लेम्स जो होते हैं उनको सेटल करने के लिए करे जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करी जाती है, कॉमनली एक्सचेंज जाती है जिसमें गुड्स और सर्विस। अब हम लोग फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शंस कौन? प्राइमरी फंक्शंस तो क्या है मनी का, कि हम लोग और सर्विसेज एक्सचेंज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारा क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। अगर हमें किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं? मनी को यूज, है ना, मनी का यूज में लेते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या है स्टूडेंट? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर हमें फ्यूचर पेमेंट करना है, हमने किसी से लोन लिया है, किसी से उधार लिया है, अगर हमें फ्यूचर पेमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसा मनी को यूज करेंगे। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम लोग इसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी एक गुड्स की वैल्यू जो है वो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? मनी के फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। कंटीजेंसी फंक्शन या अदर फंक्शंस कौन कौन से हो गए? अदर फंक्शन है बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट हम लोग किस बेस पे देते हैं? बेसिस पे देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था ना, उसमें मॉनेटरी वैल्यू ली जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम किस बेसिस पे करेंगे? मनी के बेसिस। सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइजेशन करना है तो आज के टाइम में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसका सेटिस्फेक्शन उतना ज्यादा है ना। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन भी किससे होता है? मनी से होता है। और वेल्थ का सबसे लिक्विड फॉर्म जो होता है वो मनी। यूटिलिटी, अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें, कार्डिनल यूटिलिटी में मनी से ही यूटिलिटी को मेजर किया जाता है ना। तो ये था हमारे मनी के फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी सप्लाई, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। मनी सप्लाई की डेफिनेशन से पढ़ लेना। सप्लाई क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ अ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो पब्लिक है उन्होंने कितनी मनी होल्ड कर रखी है, कितनी वॉल्यूम की मनी होल्ड कर रखी है, इसी को क्या कहा जाता है? मनी सप्लाई। पब्लिक से क्या मतलब है? पब्लिक से मतलब है बेटा इंडिविजुअल और फर्म दोनों। एंड फर्म, ये दोनों हमारे किस में आ जाएगा? पब्लिक में आ जाएगा। ओके, अगर हम बात करें तो मैम यही दोनों क्यों लिए? गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर वगैरह नहीं आएंगे क्या? पर इसको सही, यहाँ पे बच्चा पब्लिक में सिर्फ कौन सी पब्लिक आएगी? सेक्टर है, सेक्टर जो क्या करते हैं? मनी को यूज करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं, है ना, मनी यूजिंग सेक्टर, इन्हीं को इंक्लूड करा है। गवर्नमेंट एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट और बैंकिंग जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो जो है मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर है ना, इनको हम लोग क्या करेंगे? मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं। ये क्या है? मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर है, ये मनी को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग सेक्टर है, तो हम लोग में इंक्लूड करेंगे, मनी सप्लाई में इंक्लूड
ये हमारे किसमें आएगा, हमारे मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर ये मनी प्रोवाइडिंग सेक्टर है, तो इनको पब्लिक को इंक्लूड, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब स्टॉक का कॉन्सेप्ट है ये, द स्टॉक कॉन्सेप्ट। वेरिएबल को अगर हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम, नेक्स्ट है फीचर ऑफ मनी। मनी सप्लाई के फीचर्स अगेन हम लोगों को, और पब्लिक का मतलब स्टॉक में क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मेजर मनी। ओके, अब देखो चार क्या है हमारे कंपोनेंट्स है या चार हमारे मेजरमेंट है मनी सप्लाई। सबसे लिक्विड मेजरमेंट जो है वो M1 है बेटा। M1 हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, है ना, करेंसी और जो नोट्स है जो लोगों के पास यानी इंडिविजुअल और फर्म के पास है। इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास हमारी जो डिमांड डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में जो हमारी करंट अकाउंट और हमारी सॉरी करंट अकाउंट और बच्चा सेविंग अकाउंट में जो हमारी डिपॉजिट है वो हमारी डिमांड डिपॉजिट होती है, चेकेबल डिपॉजिट जिसको हम लोग कहते हैं, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई की अदर डिपॉजिट सबको इंक्लूड कर देंगे तो हमारा M1 आ जाएगा। M1 का एक शॉर्ट फॉर्म भी बता देती हूँ, CC प्लस T प्लस OD। ठीक है, अच्छा एग्जाम में आपको और जो है एक बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मनी सप्लाई की आपकी डेफिनेशन ना देके आपको ये पूछा जा सकता है कि मनी सप्लाई के सबसे, मनी सप्लाई को मेजर कैसे करते हैं, तो M1 सबसे बेस्ट मेजर है, M1 से ही मेजर किया जाता है मनी सप्लाई, है ना, सबसे लिक्विड है ये। M1 क्या है, मोस्ट लिक्विड है, मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड मेजरमेंट है। M2 कैसे निकालते हैं, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ अ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो M3 क्या होता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद अ बैंक, टाइम डिपॉजिट यानी FD, फिक्स डिपॉजिट को ऐड कर दो M1 के साथ तो आपका M3 आ जाएगा। M4 क्या होता है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग M3 के साथ अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की जितनी भी डिपॉजिट है सबको ऐड कर दोगे, वैसे एक्सक्लूड कर दोगे NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा M4 आ जाएगा। M1 जो होता है मोस्ट लिक्विड होता है, M3 M2 उससे कम होता है, M3 सबसे कम होता है, उससे कम होता है, M4 क्या होता है, सबसे कम होता है। देखो हर एक मेजरमेंट में लिक्विडिटी चेंज होती जाती है, सबसे मोस्ट लिक्विड जो है M1 है और लीस्ट लिक्विड जो होता है वो M4 है, कौन होता है, M4 होता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मेजरमेंट है वो कौन सा मेजरमेंट है, M3 है, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा यूज होता है ना मेजरमेंट है। ओके, इसके अलावा मैम नैरो मनी और ब्रॉड मनी की भी बात कर लेते हैं, तो नैरो और ब्रॉडर मनी क्या आ जाएगी इसमें, तो M1 और M2, M1 प्लस M2 क्या है, नैरो मनी है, ठीक है, और M3 और M4 क्या है, ब्रॉडर मनी, मनी क्या है, ब्रॉडर मनी। ये सब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्शियल बैंक के बारे में। कॉमर्शियल बैंक्स क्या, हम सब लोगों के अकाउंट है वो सारे कॉमर्शियल बैंक, आप में से बहुत सारे बच्चों के SBI में अकाउंट, ये सारे हमारे जिसमें एक आम आदमी जो अपने ट्रांजेक्शन है अपने डिपॉजिट है वो सारे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक को कॉमर्शियल बैंक कौन बनाता है, मतलब क्या कॉमर्शियल बैंक काम करता है कि जिसकी वजह से उसको कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो क्या करता है, लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोगों के लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। कॉमर्शियल बैंक क्या है, ऐसा इंस्टीट्यूट जो लोगों को डिपॉजिट करता है, लोगों को जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करता है ना, इन्वेस्टमेंट करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। बच्चा इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट अर्न करता है। देखो मेन काम तो ये दो है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना,
करंट अकाउंट, कैपिटल करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, और बच्चा हमारा एफडी हो गया, आरडी हो गया, इन सब में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। और जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है वो भी कहाँ जाते हैं, बैंक के पास। अच्छा, अब देखो फंक्शंस कौन कौन से, जो जो टिक करूंगी वही आपको पढ़ने हैं, है ना, एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है बेटा। देखो तीन मेन फंक्शन है, एक प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और अदर फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमें मेनली पढ़ना है कि ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है ना। डिपॉजिट एक्सेप्ट किस में करेगा, सेविंग डिपॉजिट में, करंट डिपॉजिट में, एफडी में, आरडी में, है ना, इन सब में एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। लोन देता है जिनको लोन की जरूरत होती है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उन सबको लोन दिया जाता है। सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन है और जनरल यूटिलिटी फंक्शन है, बस आपको यही पढ़ना है। एजेंसी फंक्शन एज अ एजेंट वर्क करता है हमारे लिए, और जनरल यूटिलिटी यानी हमें फैसिलिटी, है ना। अदर फंक्शन में मेन इंपॉर्टेंट है बच्चा क्रेडिट क्रिएशन का, जो कि हम लोग आगे डिटेल, ये जो टिक करे हुए हैं ना यही आपको ढंग से पढ़ने, इसके अलावा कुछ भी अदर नहीं है। ओके, मनी क्रिएशन, कॉमर्शियल बैंक किस तरह से मनी क्रिएट है, इसमें से पता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, देखो कॉमर्शियल बैंक करने का काम क्या है, आरबीआई। कौन करेगा, आरबीआई करेगा। बट उस मनी और मनी क्रिएट करना या क्रेडिट क्रिएट करने का काम किसका है, कॉमर्शियल। और क्रेडिट क्रिएट करने का, अच्छा, अगर हम बात करें कि कौन सी दो अजम्पशंस हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए, तो हमें ये दो अजम्पशंस ध्यान में रखनी, पूरा का पूरा कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, पूरा का पूरा कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, तो हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोग बैंक के नाम। जितना भी रिसीट और पेमेंट होता है इकोनॉमी, वो किसके थ्रू होगा, बैंक्स के थ्रू। अगर किसी भी पर्सन को पैसा मिल रहा है तो कहाँ आएगा, उसके अकाउंट में आएगा। अगर वो किसी को पैसा दे रहा है तो चेक से पैसा देगा, है ना। जितना भी रिसीट और पेमेंट है इकोनॉमी में, वो किसके थ्रू होगा, बैंक्स के थ्रू, है ना। ये सारी चीजें होंगी, ये दो अजम्पशंस हमें ध्यान में। नेक्स्ट, मनी मल्टीप्लाई, है ना। दो अजम्पशंस आपको माइंड में रखनी है जब हम लोग मनी मल्टीप्लायर का सॉरी हम लोग क्रेडिट क्रिएशन देखें। मनी मल्टीप्लायर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर के नाम से जानते हैं, और ये बताता है कि इकोनॉमी में कितने टाइम्स मनी क्रिएट हो, है ना। इकोनॉमी में कितने टाइम्स मनी, किसके बेसिस पे बताते हैं, रिजर्व के बेसिस पे, एलआरआर के बेसिस पे, रिजर्व रेशो के बेसिस पे बताता है कि कितनी क्रिएट। फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का, 1 में LRR, इसमें से न्यूमेरिकल बनता है ना, छोटा सा न्यूमेरिकल। ओके, LRR यानी रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो क्या होता है, कब कैसे निकलता है, CRR प्लस SL। CRR और SLR को ऐड कर दो, आपका क्या आ जाएगा, लीगल रिजर्व। CRR और SLR क्या होता है हम लोग, ओके, दोनों को ऐड करने से क्या आ जाएगा, लीगल रिजर्व आ जाएगा। अब देखो, अगर हमारा LRR इंक्रीज, है ना, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक क्या करती है, एलआरआर, आरबीआई एलआरआर को इंक्रीज करती है, तो मनी मल्टीप्लायर जो होगा इसकी वैल्यू डिक्रीज। और अगर एलआरआर डिक्रीज होती है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मींस एलआरआर और मनी मल्टीप्लायर के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन। नेक्स्ट, अब देखो पूरा क्रेडिटेशन क्या है, इनिशियल डिपॉजिट का, इनिशियल डिपॉजिट है 1000, 1000 रुपीज से LRR रखना है 20%, डिपॉजिट का 20% एज अ रिजर्व रखना है बैंक के पास, CRR SLR दोनों आ जाएंगे, है ना, और रिमेनिंग को एज अ लोन देना। तो किसी पर्सन ने क्या करा, इनिशियल डिपॉजिट करा, अब जितना भी डिपॉजिट और जितना भी पेमेंट होगा वो बैंक के थ्रू होगा, यानी बैंक में आएगा ही आएगा पैसा। डिपॉजिट हुआ 1000 का 20% यानी 200 एज अ रिजर्व रखा गया ना, 200 रिजर्व रखा। रिमेनिंग जो है 800 किसी और पर्सन को लोन दे दिया, जैसे मान लो ए को लोन दे दिया, ए को लोन दिया तो अगेन कहाँ आएगा, इसके बैंक अकाउंट में आएगा, डिपॉजिट में आएगा। अब 800 का लोन आ गया, अब ए ने अपना पैसा जमा करा कहाँ पे, बैंक में, वापस पैसा बैंक में आया तो अगेन क्या करना है, 20% का डिपॉजिट, 160 का डिपॉजिट। अब क्या बच गया,
640 है, वो बी को क्या करा, एज अ लोन दे दिया। राउंड 3 में क्या होता है, बी ने वापस कहाँ आया पैसा, बैंक डिपॉजिट में आया, क्या बैंक डिपॉजिट में आया। अब फिर से इसका क्या रखा गया, 20% एज अ कैश रिजर्व रखा गया, और सी को क्या करा गया, सी को लोन दिया गया, है ना। सी को क्या करा गया, सी को एज अ लोन दिया गया। अच्छा, ये सारी चीजें हुई है मैम, है ना। पर ये कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि क्या ना हो जाए, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना आया पता ना चल जाए। अब टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैसे पता चल जाएगा, हमें मनी मल्टीप्लायर के थ्रू पता चलेगा। तो फॉर्मूला क्या है, 1 में LRR डाल लेते हैं। सो 1 में LRR कितना है, 20% में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, तो हमें पता चल जाएगा ये कितना आ गया, 5 टाइम्स आ गया। यानी इकोनॉमी में कितने टाइम्स क्रेडिट क्रिएट होगी, 5 टाइम्स क्रेडिट की। टोटल क्रेडिट क्रिएशन या टोटल मनी क्रिएशन कैसे निकलेगा, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकलेगा, सिंपल है, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लाई। इनिशियल डिपॉजिट को आप प्राइमरी डिपॉजिट भी कह सकते हो, है ना, प्राइमरी डिपॉजिट भी बोल सकते हो आप, कंफ्यूज मत होना, इन दोनों टर्म में एक ही। मल्टीप्लाई कर दो मनी मल्टीप्लायर से तो आपका टोटल मनी क्रिएशन आ जाएगा। इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1000 का, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा 5000 करोड़। 5000 करोड़ हमारा क्या आ जाएगा, टोटल क्रेडिट की आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये वाले न्यूमेरिकल्स जो है इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ढंग से आप ध्यान रखना। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि LRR और मनी मल्टीप्लायर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगेन सेम, LRR अगर बढ़ता है तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर LRR जो है वो डिक्रीज हुआ है तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, स्टूडेंट इनकम। चलिए अब बात करेंगे RBI के बारे में, यानी सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक, RBI यानी सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक ऐसी अपेक्स बॉडी होती है, यानी ऐसी बॉडी होती है क्या करती है, तो बैंकिंग और पूरे के पूरे मॉनेटरी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा, रेगुलेट करेगा और डायरेक्ट करेगा। कैसी अपेक्स बॉडी है, पूरे एंटायर बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और डायरेक्ट करने का। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक एक्ट पास हुआ था, 1930 पास हुआ था, ईयर्स याद रख लेना। मेन अब चीज देखेंगे कि मेन फंक्शंस आरबीआई के। सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी का, यानी अथॉरिटी को, करेंसी को इशू करने का जो मेन काम है वो किसका है, आरबीआई का। सेकंड है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एज अ बैंकर और एजेंट और एडवाइजरी वर्क करता है। बैंकर्स बैंक, सारे बैंकों का बैंक कौन सा है, आरबीआई है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, ठीक है, मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, आरबीआई का। ओके, कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन भी कौन, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी का फंक्शन। करेंसी अथॉरिटी यानी आरबीआई 2 रुपए के नोट्स लेकर 2000 तक के नोट जो है वो इशू के पास क्या है, मोनोपोली राइट है, सिर्फ आरबीआई ही इशू करता है नोट्स को। 2000 के नोट्स को लेकर, 2000 के नोट्स कौन इशू करता है, आरबीआई करता है। रुपए का जो नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कॉइन्स भी है, वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इशू, है ना। यानी सारे नोट्स आरबीआई इशू नहीं करता है, 1 रुपए का जो नोट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, और कॉइन्स भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही इशू करती है, जिसकी 4 टकसाल है ना, 4 मिंट है, जिसमें क्या होती है, इन कॉइन्स की ढलाई होती है ना, कॉइन्स बनते हैं बेटा। ओके, इसके अलावा पर मैम सर्कुलेशन में लाने का काम कौन करता है, इन कॉइन्स और 1 रुपए के नोट को, आरबीआई ही करता है ना। ओके, चलिए बैंकर्स टू द बैंक, नेक्स्ट काम क्या है, एज अ गवर्नमेंट का क्या है बच्चा, बैंकर्स, सॉरी, गवर्नमेंट का क्या है, एज अ बैंकर है। हम जैसे आम लोग जो है अपना पैसा कहाँ जमा कराते हैं, कॉमर्शियल बैंक में जमा कराते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट अपने पैसे का ट्रांजेक्शन के थ्रू करता है, आरबीआई के, है ना। तो एज अ गवर्नमेंट के लिए बैंकर वर्क करता है, एजेंट वर्क करता है, फाइनेंशियल एडवाइजरी वर्क करता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबके लिए एज अ ये वाले वर्क करते हैं। अगर हम बात करें कि अगर गवर्नमेंट को अगर अपने अकाउंट से, है ना, अपने अकाउंट से पेमेंट करना है, कोई एक्सचेंज करना है, रेमिटेंस रिसीव करने या कोई भी बैंकिंग ऑपरेशंस करने, वो सब कौन करेगा, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई।
अच्छा, अगर लोन देना है किसी को, एडवांस देना है, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, अगर गवर्नमेंट को लोन और एडवांस देना है टेम्परेरी पीरियड के लिए, ट्रेजरी बिल्स को सेल करना है, इन सब का काम भी कौन करेगा? सेंट्रल बैंक खुद। ठीक है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने पब्लिक डेट ले रखा है उसको मैनेज करने का काम भी कौन करेगा? सेंट्रल। फाइनेंशियल एडवाइजर है सेंट्रल बैंक जो है, वो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी मैटर्स पे क्या करता है? टाइम टू टाइम फाइनेंशियल एडवाइस देता है ना, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को एडवाइस भी दे। नेक्स्ट है बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी वर्क। देखो सारे बैंकों का बैंक कौन है? अब देखो सबको संभालने का काम किसका? सारे के सारे फाइनेंस, आरबीआई है ना, कस्टोडियन ऑफ अ कैश रिजर्व। भाई कैश रिजर्व का कस्टोडियन कौन है? अगर क्या करा जाता है, अगर आर जो होता है, कैश रिजर्व जो होता है, कैश रिजर्व क्या होता है पहले इसको समझ, ताकि आप कंफ्यूज। देखो कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है, हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इस पैसे में से टोटल जो डिपॉजिट उसके पास आई है, उस डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो है आरबीआई के पास एज अ रिजर्व करके रखता है। जैसे मान लो कि भाई 10,000 का डिपॉजिट आया है, अब 10,000 का मान लो 5% है ना, 10,000 का 5%, 5% हो जाएगा इसका 500 रुपीज़ है ना, 500 रुपीज़ जितना भी है इसका रेशो, 500 रुपीज़ जो है वो आरबीआई के पास एज अ कैश रिजर्व रखेगी। तो बच्चा इसको क्या कहा जाएगा? सीआरआर कहा जाता है ना। तो इसको संभालने का काम, डिटरमाइन करने का काम भी किसका है? आरबीआई का खुद का। लेंडर ऑफ अ लास्ट रिसोर्ट, जब कॉमर्शियल बैंक को पूरे मार्केट में कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा है, भाई कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, बट उसको अपनी रिक्वायरमेंट कहीं से भी फुलफिल, इसकी कहाँ से वो अपनी फुलफिल करेगा? आरबीआई के पास जाके। जब उसको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा तो कहाँ जाएंगे? आरबीआई के। नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन होता है। क्लियरिंग हाउस का फंक्शन है जो बैंक्स के आपस के जो अकाउंट्स होते हैं, अगर उनको सेटल करना है, वो सेटल करना है, वो सेटलमेंट कौन करता है? आरबीआई कर सकता है। आरबीआई करता है तो ये क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी प्ले करता है। नेक्स्ट है कंट्रोलर ऑफ अ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, है ना। अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का कैसे करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी से करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह से करेगा, देखो दो इसके क्या है मेथड है, पहला है क्वांटिटेटिव मेथड और जनरल मेथड, दूसरा है क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड। क्वांटिटेटिव डायरेक्ट मेथड है, लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, इसके अलावा रेपो रेट आ गया, है ना, रिवर्स रेपो रेट आ गया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अगर हम बात करें बैंक रेट, बैंक रेट क्या होती है इसको समझ लो, बैंक रेट और रेपो रेट सेम है ना, आप बस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का फर्क होता है। ठीक है, बैंक रेट में क्या होता है, देखो कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेता है, कॉमर्शियल बैंक जिस बैंक पे आरबीआई से लोन लेता है, ये लॉन्ग टर्म लोन है। कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेता है, उस रेट को क्या कहा जाता है? बैंक रेट का। ठीक है, वो रेट क्या हो जाएगी? वो रेट क्या हो जाएगी? सेम एज इट इज कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से जिस रेट पे लोन लेता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए लेता है, शॉर्ट टर्म लोन लेता है, उस रेट को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशन में, आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को और परचेज, सिक्योरिटी को क्या करा जाता है? परचेज एंड सेल, सेल करा जाता है। क्या हो गई? ओपन मार्केट ऑपरेशन। कैश रिजर्व में सीआरआर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये डिटरमाइन कौन करता है? आरबीआई करता है। एसएलआर क्या होता है ये भी समझ लो, एसएलआर स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो, है ना, क्या है फुल फॉर्म? स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। एसएलआर में क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक, एक तो हमने सीआरआर में पढ़ा था कि कॉमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के पास क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा एज अ कैश रिजर्व। एसएलआर में क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट में से अपने पास एज अ रिजर्व करता है कुछ, है ना, टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो है अपने पास एज अ लिक्विड क्या करता है? रिजर्व करता है। टोटल डिपॉजिट में अपने पास एज अ रिजर्व करेगा।
रिजर्व करेगा वो क्या कहा जाएगा, SLR कहा जाएगा। रेपो रेट हमने पढ़ लिया है ना। अच्छा, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या कंडीशन, ये भी देख लेते हैं। अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको सेल किया जाए। इन्फ्लेशन की आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटी को सेल करेगी। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो परचेज किया, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में बेटा जो है अभी हमने समझा था। और बैंक जो है रेपो रेट को इंक्रीज करती है इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन में करती है। डिफ्लेशन में क्या होता है, करा जाता है। सेम बैंक रेट में भी सेम होगा, अगर इन्फ्लेशन है तो इंक्रीज करेंगे और डिफ्लेशन में डिक्रीज करेंगे, है ना। SLR और CRR में भी सेम होता है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज करी जाती है मनी कंट्रोल के लिए और डिफ्लेशन में डिक्रीज, है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये भी समझ लो। देखो रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या लेता है, जिस रेट पे शॉर्ट टर्म लोन लेता है, दैट इज द रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको रिवर्स रेपो रेट। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड। क्वांटिटेटिव और सेलेक्टिव मेथड कौन कौन से, राशनिंग हो गया, डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है, मॉरल सुशोशन या परसुएशन हो गया, जिसमें लेटर ऑफ स्पीच भेजा जाता है ना, इंस्पेक्शन करती है, कभी भी ऑडिट कर देती है आरबीआई बैंकों के ऊपर, है ना, कि भाई प्रॉपर गाइडलाइंस वगैरह फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिसिटी करती है भाई कि जो पॉलिसीज हैं वो सही से चलनी चाहिए। अकाउंट्स जो है ट्रांसपेरेंसी के लिए करती रहती है, उनके अकाउंट्स जो है कमर्शियल बैंक के वो पब्लिश करती है। रेगुलेशन ऑफ अ कंज्यूमर क्रेडिट जो है उसके रेगुलेशन बनाते रहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो रेगुलेट करती रहती है ना। जब इन्फ्लेशन होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, जब डिफ्लेशन होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। इसके अलावा लास्ट वर्क है वो क्या है, कस्टोडियन ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उसका ध्यान रखने का काम भी किस, आरबीआई, ठीक है, ध्यान रखने का काम भी किसका है, आरबीआई का, ठीक है। तो कि आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और आधे घंटे में हमने अपने आप पूरा का पूरा चैप्टर कर लिया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नेक्स्ट वीक। और आपके लिए सबसे बेस्ट जो बैच है वो हमारा है प्रतिज्ञा 2.0 है अभी के लिए। तो आप 2.0 में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इनरोल हो सकते हो। तो इसके लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कोड करना पड़ेगा Y490। तो जल्दी से जाइए और इनरोल हो जाइए हमारे बैच में, जहां आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ MCQ और मॉक टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू, बाय बच्चे।